हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन के बारे में। तो देखिए, रोलिंग मोशन को समझने से पहले हमें समझना होगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन को। तो देखिए, आपको समझाता हूँ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। मान लीजिए एक बॉडी है, डिस्क है, समझ लीजिए डिस्क आपको दिख रही होगी। अगर इस डिस्क को मैं ऐसे स्ट्रेट चलाऊँ, ठीक है, तो ये इसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, मान लीजिए ये डिस्क है और ये डिस्क को हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे और सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वह सेम होगी। सेम वेलोसिटी के साथ वह एक ही पाथ में मूव करेंगे। तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद देखिए, अगर इस डिस्क को मैं यहीं पे रख के इस प्रकार से रोटेट करूं, सिर्फ रोटेट कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वह डिफरेंट होती है बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, देखिए मान लीजिए सेंटर ऑफ द बॉडी है और इस एक्सिस के आसपास ये रोटेट हो रही है इस प्रकार से विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो सभी पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वह डिफरेंट होगी। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ और डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ। तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन। अब मान लीजिए अगर बॉडी ये दोनों मोशन एक साथ करे, मतलब रोटेशनल के साथ साथ वह ट्रांसलेशनल मोशन भी करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। जैसे देखिए, अगर मैं इस डिस्क को इस प्रकार से चलाऊं मेरे हाथों में, देखिए इस प्रकार से, तो ये क्या कर रही है, रोट। अगर मैं इस डिस्क को अपने हाथों में इस प्रकार से चलाऊं, अगर आप ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से चला रहा हूं मैं, तो ये क्या कहलाएगा, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, बॉडी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करती है और ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म करती है। तो रोलिंग मोशन का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से बॉडी हैं जो रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हैं। तो रोलिंग मोशन परफॉर्म करने के लिए ध्यान में रखना, बॉडी का कर्व शेप का होना जरूरी है। इसे कर्व शेप में होनी चाहिए बॉडी। जिस जिस बॉडी का शेप कर्व में होगा वही बॉडी रोलिंग मोशन कर सकते हैं। जैसे कि रिंग कर सकती है, जैसे ये डिस्क आपने देखा भी रोलिंग मोशन कर रही थी। तो रोलिंग मोशन कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, डिस्क रिंग कर सकती है, डिस्क भी कर सकता है, सिलेंडर कर सकता है, स्पीयर कर सकता है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम रोज डेली लाइफ में देखते हैं वह है व्हील्स। जैसे आपके साइकिल के व्हील हो गए या बाइक के व्हील हो गए, कार के व्हील, ये क्या करते हैं, रोलिंग मोशन करते हैं। रोटेशनल के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी करते हैं। ठीक है, तो रोलिंग मोशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में बॉडी स्ट्रेट भी चलेगी और रोटेट भी होगी, तो यह है रोलिंग मोशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा रोलिंग मोशन क्या है। तो आप रोलिंग मोशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, रोलिंग मोशन मतलब हो जाएगा, रोलिंग मोशन मतलब क्या होगा,
if body performs both translational as well as rotational motion, then motion of body is called rolling motion. एग्जाम्पल में लिख सकते हो व्हील ऑफ कार मूविंग ऑन रोड. अब इसके बाद देखिए, जब रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी बॉडी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. हमने पढ़ा है अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है v, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बन जाती है हाफ mv². और रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा है बॉडी अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव होगी और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा तो बॉडी के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो रोलिंग मोशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है यह हम देखते हैं. तो हम अब देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो मान लेते हैं एक बॉडी है, वह रोलिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is rolling uniformly on horizontal surface. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस पे ये बॉडी रोल कर रही है. मान लीजिए इस बॉडी की रेडियस है r और इस बॉडी का जो लीनियर वेलोसिटी है v और ये रोटेट होने की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और इस बॉडी का मास है m. तो ये हम सारे क्वांटिटी लिख लेते हैं. सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, लेट m मतलब होगा मास ऑफ बॉडी, r मतलब होगा रेडियस ऑफ बॉडी. इसके बाद v मान लेते हैं लीनियर स्पीड ऑफ. अब देखिए हम यहाँ पे बॉडी नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर लीनियर स्पीड ऑफ बॉडी लिखेंगे तो बॉडी को माना जाएगा कि वह ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, क्योंकि बॉडी की लीनियर स्पीड बोले तो हर पार्टिकल की लीनियर स्पीड एक जैसी होगी. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. देखिए जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो जो सेंटर पे पार्टिकल होता है वह मोशन नहीं करता है, पर जब बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी तो जो सेंटर पे पार्टिकल रहेगा वो तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगा बट वह ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा. तो हम यहाँ लिखेंगे लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके बाद ओमेगा होगी एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी और के होगा रेडियस ऑफ गायरेशन. अब देखिए बॉडी के पास दो प्रकार की एनर्जी होगी, एक होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो हम थर्ड पॉइंट में लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक
एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट आई को अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखे तो आई का फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर स्पीड के फॉर्म में लिखे तो होगा v बाय आर। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो E कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के जगह रखेंगे एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह रखेंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो E कितना होगा, देखिए दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर है, कॉमन लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा के स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखिए हर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होता है, तो हम अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी का अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाले तो वह कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे देखते हैं। अब मान लीजिए एक चीज ध्यान में रखना, अगर मान लीजिए किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया n इंटू एम आर स्क्वायर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह n के बराबर होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देखें। मान लीजिए हम रिंग का एग्जांपल लेते हैं, हम रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह होता है एम आर स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या लिखा है, I इक्वल्स टू एन इंटू एम आर स्क्वायर हुआ, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी n। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर को छोड़ेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे n हो गया 1। अब देखिए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एनर्जी फॉर, अगर हम रिंग निकालें तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कैंसल, तो एनर्जी फॉर रिंग कितनी हो जाएगी, 2 कैंसल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बचेगा। तो आपको अगर ऐसा पूछ लिया कि एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, और ऐसा भी पूछ सकता है हेंस डिराइव द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, और मैं बाकी का टेबल बना के दे देता हूं। देखिए मान लीजिए रिंग है, रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम होता है। इसके बाद डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का सेम होगा। इसके बाद सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। देखिए n की वैल्यू सबके लिए मैं बता, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर का क्या होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। अब हम इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एम आर स्क्वायर में यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1/2 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2/5, यहाँ पे n की वैल्यू 2/3। अब देखिए हम एनर्जी निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी।
मैं ई लिख देता है यहाँ पे। तो रिंग के लिए अगर हम कैलकुलेट किए तो देखिए हमने कैलकुलेट किया है रिंग का एनर्जी हो जाएगा mv²। डिस्क की अगर बात करें तो देखिए n की वैल्यू है 1/2। n मतलब क्या होता है k²/r²। तो हम k²/r² की जगह लिख सकते हैं 1/2। 1/2 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 को तो आंसर आएगा 3/2। और 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का एनर्जी होता है 3/4 mv²। इसके बाद अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर का देखिए n का वैल्यू है 2/5। यहाँ पे 2/5 रखेंगे, 2/5 + 1 करेंगे तो 7/5 होगा। और 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा 7/10। तो 7/10 mv²। और उसके बाद अगर हम हॉलो स्फीयर की बात करें तो हॉलो स्फीयर का n का वैल्यू कितना है 2/3। तो यहाँ पे 2/3 रखेंगे, 2/3 + 1 होगा 5/3 इंटू 1/2। 5/3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 5/6। तो इसका हो जाएगा 5/6 mv²। तो यह आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। इसके बाद हमें देखना है लीनियर स्पीड और लीनियर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अगर बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रोल कर रही है, मान लीजिए एक बॉडी है वह इंक्लाइंड सरफेस पे रोलिंग मोशन कर रही है, तो उसका लीनियर स्पीड और लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। अब देखिए मान लेते हैं एक बॉडी है वह इंक्लाइंड सरफेस पे रोलिंग हो रही है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कंसीडर a body is rolling down the inclined surface। अब देखिए यहाँ पे हम एक इंक्लाइंड सरफेस बनाते हैं। मान लीजिए एक हॉरिजेंटल सरफेस है और ये है इंक्लाइंड सरफेस। इस इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजेंटल सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हॉरिजेंटल सरफेस से h डिस्टेंस पे है। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है h है। अब यहां से एक बॉडी को हमने छोड़ दिया तो ये रोल करते हुए नीचे आएगी और मान लीजिए यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो जब वह रोल करते हुए नीचे आएगी तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी इंक्रीज होते जाएगी। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जब ये वाली बॉडी इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर करना होगा, वो डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो हम देखिए क्या क्या लिखेंगे। हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब ये बॉडी इस हाइट पे होगी तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वह कितनी होती है mgh। जब ये बॉडी नीचे रोल होते हुए आएगी तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं व्हेन बॉडी रोल्स डाउन कॉमा इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब ये बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। अभी हमने देखा कि रोलिंग मोशन में बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ mv² इन ब्रैकेट 1 + k² डिवाइड में r²। इतनी
रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखिए m यहाँ पे है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड का 2 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू इधर रहेगा v स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। v स्क्वायर कितना होगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर। ये अब देखिए v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गई लीनियर स्पीड ऑफ बॉडी जो इंक्लाइंड सरफेस पे रोल कर रही है। देखिए यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देना कि इसका m मास ऑफ बॉडी होगा और यहाँ पे r हो जाएगा रेडियस ऑफ बॉडी, और ये जो थीटा है थीटा होगा इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल। अब हम देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए हमें लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें टाइम तो नहीं पता कि इस बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास 3 है, एक होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में टाइम का यूज हुआ है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, थर्ड वाले इक्वेशन को यूज करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर कितना होगा u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। देखिए हियर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो ये कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे जब बॉडी रहेगी तो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वह होगी 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी, और अभी हमने देखा वेलोसिटी कितनी आई है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब रहा s, तो s कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जब बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी तो s हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में ये क्या है अपोजिट साइड, और ये क्या है हाइपोटेनियस, और ये है एंगल थीटा। तो हमें एक चीज़ पता है जो अपोजिट साइड होती है वह हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा होती है। तो अपोजिट क्या है h, तो ये क्या हो जाएगा h किसके बराबर होगा हाइपोटेनियस मतलब s इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हम s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। s की वैल्यू कितनी होगी h बाय साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज s इक्वल्स टू क्या होगा s इक्वल्स टू h डिवाइड में साइन थीटा। अब ये तीनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा u मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस ट्वाइस a और s के जगह आएगा h डिवाइड में साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस दिस क्या हो जाएगा 2ah अपॉन साइन थीटा। देखिए यहाँ पे भी 2h है, यहाँ पे भी 2h है, कैंसल। तो क्या बचेगा इधर, यहाँ पे बचेगा g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इधर बचेगा
2h कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा a अपॉन साइन थीटा। अब हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये होगा g साइन थीटा और अपॉन में रहेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये रहेगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लीनियर वेलोसिटी होती है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए किसी बॉडी के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है, जैसे रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर या सॉलिड हॉलो स्फीयर के लिए, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमें सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, देखिए सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5। अब हम ये वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो √2gh अपॉन 1 प्लस 2/5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, डिवाइड में 5 है तो इसको कैंसिल करने के लिए सभी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए 5 2 10 gh, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 5 + 2 7। तो ये हो जाएगी √10gh अपॉन 7। अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एक्सेलरेशन है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5g साइन थीटा अपॉन 5 + 2 हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ऐसे करके हम रिंग की, डिस्क की और हॉलो स्फीयर की भी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं टेबल बना देता हूँ, उसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिंग या फिर हॉलो स्फीयर, डिस्क या फिर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पे हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। देखिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबके लिए याद रखना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और फिर एक वेलोसिटी का कॉलम लेते हैं और एक एक्सेलरेशन का। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देखिए रिंग के लिए कितना होगा, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 1। डिस्क के लिए 1/2 mr² होता है, इसलिए उसकी वैल्यू होगी 1/2। हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। अब ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, देखिए v में यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 होगा 2, 2 / 2 क्या हो जाएगा, gh। तो यहाँ पे होगा √gh। अगर 1/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 होगा, 4/3gh। और हॉलो स्फीयर के लिए देखिए क्या होगा, 2/3 तो ये होगा 5/3, 3 ऊपर गया 6, 6/5gh। और सॉलिड स्फीयर के लिए तो अभी कैलकुलेट किया हमने, √10/7gh। और एक्सेलरेशन देखिए, ये एक्सेलरेशन है रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा बाय 2। और डिस्क के लिए क्या होगा, 1/2, यहाँ रखेंगे 1/2 तो 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये होगा 2g साइन थीटा बाय 3। हॉलो स्फीयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 5/3, सॉरी 2/3, 5/3 होगा, 3 ऊपर जाएगा तो होगा 3g साइन थीटा बाय 5। और सॉलिड स्फीयर के लिए बनेगा 2/5 + 1 7/5,
5 ऊपर गया तो 5g sin थीटा बाय 7। तो आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं।